in the meantime, while the students are coming, थोड़ा सा मैं आपको पहले रिकैप करवा देता हूँ, देन इसके बाद जो है we discuss कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने कहा कि हमारे पास 5 आइटम्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम जब कॉस्ट की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था कि कितने कॉस्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। चाहे आप, मैंने एग्जांपल दिया था कि चाहे आप सुई बना रहे हो या एरोप्लेन बना रहे हो तो कितने कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट होंगे? 3। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट। वो कौन कौन से हैं? एक है आपके पास, तो अगर मैं कहूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर हमने कहा कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है एंड फैक्ट्री ओवरहेड है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आई वांटेड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ जॉब जो कि 1 से लेके 10 जनवरी को स्टार्ट हुई और 1 को स्टार्ट हुई और 10 जनवरी को कंप्लीट हो गई। अब आई वांटेड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ दिस जॉब विच एंडेड ऑन, लेकिन असल कॉस्टिंग का एडवांटेज क्या है कि इंफॉर्मेशन एज पर योर नीड, नंबर 2 इंफॉर्मेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। जॉब कब कंप्लीट हुआ? 10 तारीख को, तो 10 तारीख को आपके पास ये टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब अगर अवेलेबल हो जाती है तो फिर तो कॉस्टिंग का एडवांटेज है। और अगर आप कहेंगे ये 2 महीने, जब हमारा 6 महीने कंप्लीट होंगे, एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होगी, इंक्रीज करेगा और ये होगा वो होगा, तो फिर तो आपकी नहीं चल सकती। जिसके मैंने आपको एग्जांपल्स सबसे पहली क्लास में बताया था कि कॉस्टिंग के 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से 4 पिलर्स? सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के टूल्स याद है? यस, प्लानिंग। प्लानिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम करते क्या है, हम बजट बना रहे होते हैं, ये चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या कर रहे होते हैं? रिकॉर्डिंग। प्लानिंग के बेसिस पर अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो फिर हमारा कोई काम नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्टिंग का? टू कंट्रोल द कॉस्ट। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे होंगे, अगर कंट्रोल इसमें हमें नहीं मिल रहा तो कंट्रोल्स को हम पूरे सेशन में फाइनली जो है वो डिसीजन मेकिंग। ये 4 हमारे बेसिक पिलर्स हैं ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसमें मैंने आपसे कहा था 3 कंपोनेंट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल कंट्रोल आपने सर माजिद से जो है वो शुरू किया हुआ है। देन अब मटेरियल के अंदर हम वो नहीं कर रहे होंगे फीफो लीफो और डबल एंट्रीज और ये वो नहीं। यहाँ पे हम क्या चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे होंगे? मटेरियल कंट्रोल के ऊपर, जिसमें आपने मेरे ख्याल से ईओक्यू जो है वो डिस्कस किया। तो ईओक्यू क्या चीज है? प्लानिंग का पार्ट है, पहले से आप डिटरमाइन करते हैं और इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल द कॉस्ट। कौन कौन सी कॉस्ट? बोरिंग इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो बोलना तो आसान है लेकिन इसको डेटा को गैदर करना, तो आजकल जितने भी सवाल आते हैं ना, पहले ईओक्यू कि आपको एवरेज कंजम्पशन एनुअल दे दी और फिर इसके बाद कैरिंग कॉस्ट की अमाउंट दे दी और आप एक रीजनेबल कैलकुलेशन के साथ फॉर्मूले से अप्लाई कर देते थे, उसके ऊपर कमेंट्स देते थे कि ये लेवल सही है, ये लेवल सही है ईओक्यू का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब आप सवाल करोगे ना, अब क्या होता है कि आपको बहुत सारा डेटा खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। अब आपको पता होना चाहिए कैरिंग कॉस्ट क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। ओके, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए बेटा, थोड़ा सा। असल में जब तक मैं इसको दोबारा रिकॉल नहीं करूंगा तो असल हमें समझ में कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ओवरहेड का पढ़ क्यों रहे हैं, मटेरियल का चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो मटेरियल का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो अब एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा है हमें दोनों चीजें करनी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है और इसके ऑब्जेक्टिव भी समझने हैं। तो वहां पे हमें कंट्रोल करना है और कंट्रोल के लिए जो डेटा की जरूरत है, अब एग्जामिनर उसके ऊपर भरपूर तरीके से जो सवाल पूछ रहा होता है। तो वहां पे एस्टिमेशन इन्वॉल्व होगी। आपको कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट मालूम होना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट की आपको कंपोनेंट ही नहीं पता तो एग्जामिनर क्या करेगा? बहुत सारा डेटा दे देगा और आपसे कहेगा
कि इसको फॉर्मूले में लगाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें से कैरिंग कॉस्ट कौन सी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी, एंड सो फोर्थ। तो एनी तो 3 कंपोनेंट है। मटेरियल को सर माजिद ने शुरू कर दिया है, लेबर इसके बाद शुरू होगा। आई एम टेकिंग फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवर, तो मैं ये बताऊं फैक्ट्री ओवरहेड होता क्या है। मेरे ख्याल से काफी हद तक बच्चों को जो है ये पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड होता क्या है। तो बताएगा व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड। अगर हम ये कहें कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हटा दें, तो सारे फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड है। तो अभी मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा जिसमें आपको मतलब इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर आप उसको लास्ट क्लास में भी उसको अप्लाई करना चाहोगे तो उसको अप्लाई कर सकोगे। तो जीरो से लेके एंड तक जो है ये सवाल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होगा। तो मैं आपको ओवरहेड के कंपोनेंट्स फिर आपको समझाऊंगा, ओवरहेड की और चीजें आपको समझा रहा हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एक जॉब जो है वो पहली को शुरू हुआ और 10 तारीख को कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मटेरियल जो है वो 1 मिलियन का मटेरियल यूज हुआ। फिर मैंने आपको एक चीज और कही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, डेबिट क्रेडिट नहीं है। जो आप सोच रहे होगे वही कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, तो आपको सोचना जरूरी है। और मेरी क्लास में जिसका जितना दिल चाहे वो पार्टिसिपेशन करे और हर दफा गलत बताए। देखिए, सीखने के लिए आपका पहला स्टेप जो है ना वो कभी भी वो राइट स्टेप नहीं होता। स्टार्ट कमिटिंग द मिस्टेक्स। मैं पिछले तकरीबन 2 सेशन से जो है इंड्यूस कर रहा हूं, मुझे बड़ा इसमें सक्सेस मिला है। स्टूडेंट जो बिल्कुल डरता रहता है वो दे आर नाउ कमिंग अप। स्टार्ट कमिटिंग द मिस्टेक। आप मिस्टेक करना सीखो, ऑटोमेटिकली जो है वो आपको एक स्टेप आएगा कि आप उसको सही करना सीख जाओगे। लेकिन अब आप गलती ही नहीं करोगे तो सीखोगे कभी भी नहीं, ठीक है ना। सोचें, कॉस्टिंग के अंदर सोचना जरूरी है जी। तारीख को ये कंप्लीट हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्या डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट अवेलेबल होगा, एक्चुअल मटेरियल अवेलेबल। हमने कहा ये हमने डिस्कस किया था कि ये जो 1 मिलियन का जो अमाउंट होगा वो कौन सा होगा, एक्चुअल। क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं तो फिजिकली माल पड़ा हुआ होता है, इसमें तो कोई एस्टिमेशन इन्वॉल्व ही नहीं है। कितने का खरीदा वो भी आपके पास अवेलेबल होता है। जैसे ये इशू हुआ तो फौरन आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की फिगर आ चुकी होगी, तो वो कौन सा डेटा होगा, एक्चुअल अवेलेबल हो सकता है। आप अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना चाहते हैं, आप स्टैंडर्ड अप्लाई करते हो, एक अलग बात है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट लेबर एक्चुअल अवेलेबल हो सकता है या नहीं, एक्चुअल हो सकता है। क्योंकि आजकल तो बार कोड और दूसरी चीजों से आपके पास और इनके रेट पड़े हुए होते हैं, फौरन आपके पास एक्चुअल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर आ सकता है। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपके पास एक्चुअल आ तो जाएगा लेकिन टाइमली नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। तो क्या करें, 10 तारीख को हम जॉब की कॉस्ट ना निकालें, निकालना है तो क्या करें, फिर हम क्या करें, एस्टिमेटेड। तो लेकिन मैंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया था, अप्लाइड। तो यहां पे आपको अप्लाइड ओवरहेड निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड और अप्लाइड। एस्टिमेटेड ओवरहेड जो होगा, एस्टिमेटेड ओवरहेड जो होगा वो पूरे पीरियड का होगा। अब वो पीरियड जो है वो साल भी हो सकता है। एस्टिमेटेड पूरे साल का, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे पूरे साल का ओवरहेड चाहिए नहीं, इस जॉब के ऊपर। तो क्या करेंगे, पूरे साल में से कितना जॉब पे हमने इस्तेमाल कर लिया, इसको हम कहेंगे अप्लाइड। यस, होगा तो ये भी एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, उस रेट का कुछ पोर्शन तो इसमें से हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। या इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका,
आपके सीडी टेक्स्ट के अंदर इसके अंदर अक्सर लिखा होता है एब्जॉर्ब। हमने इस जॉब के ऊपर कितना एब्जॉर्ब कर दिया। तो एस्टिमेटेड ओवरहेड क्या है? पूरे साल का। और हम ये अप्लाई कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि यार ठीक है, हमने एक अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अप्लाई करने के लिए हमें दो डेटा की जरूरत है। पहले हम क्या निकाल रहे होंगे? रेट। और रेट कैसे निकाल रहे होंगे? हमने कहा कि पूरे साल में हमारे पास ओवरहेड कितना होना चाहिए। तो हमने क्या किया होगा? साल शुरू होने से पहले पूरे साल का ओवरहेड निकाल लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल हो या पूरा पीरियड का मतलब ये, अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज होती है तो आप 3-3 महीने का निकाल लें। हर जॉब का अलग अलग एस्टिमेशन नहीं होता, ठीक है। तो हमने निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया ये 20 एस्टिमेटेड ओवरहेड जो है, एस्टिमेटेड ओवरहेड जो आया मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 25 मिलियन, 25 मिलियन। और फिर मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो अच्छा डिवाइडेड बाय बेसिस, डिवाइडेड बाय बेसिस। अब फिर मैं चूज करूंगा बेसिस, पता है कितने? 5। मैंने कहा था कि बेसिस हमारे कितने हैं? 5 बेसिस है। उसकी हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले, 5 बेसिस क्यों है, हम उसको और भी करते रहेंगे। तो अज्यूमिंग वन ऑफ द बेसिस इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस? या हम क्यों यूज कर रहे होते हैं? किस सर्कमस्टेंसेस में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस यूज होगा? टेक्सटाइल में भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक बड़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल दी थी हमारे जो है स्पोर्ट्स गुड्स, कुछ याद है? मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स गुड्स में क्या होता है, अक्सर बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सियालकोट में जाएं तो बैट बॉल फुटबॉल जितने भी बनते हैं वो क्या है? हैंडमेड होते हैं। तो हैंडमेड के अंदर अच्छा एक तो वहां पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आ सकती है, ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की मैंने एग्जांपल दी थी गोल्ड की। गोल्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आपका ज्यादातर जो कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट है वो कौन सा होगा? गोल्ड। तो आपकी जितनी भी कॉस्ट लग रही होगी डेफिनेटली गोल्ड होगा ना। अक्सर आपने देखा होगा बाहर बोर्ड लगा, जब कोई प्रमोशन चली तो के दिनों में उनको गोल्ड अगर बेचना है तो पता क्या करेंगे? वो अक्सर लिखेंगे, सुनिएगा बड़ा जबरदस्त है, वो बड़ी जबरदस्त किस्म की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि डायरेक्ट मटेरियल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बोर्ड लगा होता है कि मेकिंग इज फ्री। मेकिंग इज फ्री का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जो भी लेबर की कॉस्ट लगेगी, ओवरहेड की जो कॉस्ट लगेगी वो, तो इसका मतलब है कि लेबर और ओवरहेड वहां पे इतना सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं होता। अगर उसको छोड़ भी दे तो भी हो रहा होगा। उसका मतलब है कि उस कंपोनेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? मटेरियल, गोल्ड। उसका मतलब है कि जो भी ओवरहेड हो रहे होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर इसके ऊपर हो रहे होंगे, उसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है? मटेरियल के साथ। तो उस इंडस्ट्री के अंदर हम कौन सा बेसिस यूज कर रहे होंगे? एक और इंडस्ट्री बताते हैं, लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में क्या होता है कि 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल। तो जहां ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा होगा वहां पे आपके ओवरहेड भी जो है वो अकॉर्डिंगली ज्यादा लग रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिस कौन सा यूज होना चाहिए? तो बेसिस के लिए कौन सी चीजें? 2 चीजें। एक तो बेसिस वो होगा जिसका डेटा 10 तारीख को अवेलेबल हो। यस, बेसिस कौन सा होगा? जिसका डेटा इमीडिएटली, अगर जिसका डेटा ही अवेलेबल ना हो तो वो बेसिस नहीं बन सकता। तो 5 बेसिस मैंने आपको बताया था एक दफा बगैर देखे, अगर रिकॉल करें 5 बेसिस: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर एंड देन फिजिकल आउटपुट। ये 5। अब इसमें से आप कोई भी बेसिस को देखो, कोई भी बेसिस को देखो, तो जैसे ये 10 तारीख होगी डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, आ गया ना। डायरेक्ट लेबर आवर भी अवेलेबल हो सकता है, फिजिकल आउटपुट कितने यूनिट्स बनाया वो भी अवेलेबल हो सकता है, और अगर मशीन आवर होगा तो मशीन आवर्स भी इस जॉब के ऊपर कितने लगे वो रेडीली। तो 5 में से तो हम, मैं एग्जांपल किसकी ले रहा हूं? अज्यूमिंग कि बेसिस में कौन सा यूज कर रहा हूं? डायरेक्ट मटेरियल बेसिस। फॉर एग्जांपल 50 मिलियन जो है पूरे अगले साल 2022 में मेरे पास पूरे साल में डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज होगा? 50 मिलियन।
जब भी डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ रुपीज होगा, आप उसको प्रेफरेबली जो रेट निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालेंगे। तो कितना है ये 50%। क्या मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझे। हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ रेट निकाल के छोड़ देते हैं, मतलब समझते ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ यार। इसका मतलब, हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर इस जॉब के ऊपर मटेरियल कितना लगा हुआ है 1 मिलियन, अब आप ओवरहेड का इंतजार एक्चुअल ओवरहेड का इंतजार नहीं करोगे, आपके पास रेशियो आ गया। बेसिकली क्या चीज है, मैंने आपसे कहा था कि फैक्ट्री ओवरहेड इज नथिंग बट अ रेशियो टू व्हाट, द बेसिस। हर 100 रुपए के मटेरियल के ऊपर 50 रुपए का, अगर मैं कहता हूं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो हर 100 रुपए के डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर 75 रुपीज ओवरहेड होंगे। तो रेट जो है इज नथिंग। हम क्या करते हैं, समझते कि यार रेट क्या चीज है। तो रेट कोई फॉर्मूला नहीं है, रेट क्या है, जो भी बेसिस है उसका वो रेशियो बनता है। तो हमने कहा कि 50% ऑफ ये, तो अब आपको लॉजिक समझ में आ रही है। क्या सिर्फ हमने सिर्फ 50% लिख के समझ लिया क्या, नहीं, हम समझ रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये 50% ऑफ दी डायरेक्ट मटेरियल है, तो इसके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड कितना होना चाहिए, क्या 25 मिलियन होना चाहिए। 25 मिलियन क्या चीज है, एस्टिमेटेड ओवरहेड। अब इसमें से हम क्या करे होंगे, अप्लाई करेंगे, जितना हमारा मटेरियल लगा हुआ है उतना पोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई कर रहे होंगे। तो अप्लाइड कैसे आता है, तो अप्लाइड का फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्चुअल मटेरियल इनटू एस्टिमेटेड ओवरहेड रेट। एक्चुअल मटेरियल कितना लगा इसके ऊपर 1 मिलियन का, 1 मिलियन का एस्टिमेटेड ओवरहेड लगा, सॉरी मटेरियल लगा, और रेट हमने कितना डिटरमाइन किया 50%। तो कितना लगना चाहिए, 500,000 लगना चाहिए। हमने अपना काम चला लिया, हमने अपना काम चला लिया, ठीक है ना। हमने कहा कि हमारी टोटल कॉस्ट इतनी आनी चाहिए। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अगर ऐसा कोई सिमिलर जॉब दोबारा आता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर या शॉर्टली, तो मेरे पास इसकी कॉस्ट आ गई या नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट थी, हमने उस वक्त जो कोट किया था, हमने फॉर एग्जांपल उस वक्त कोट किया था 20 लाख रुपीस की, कॉस्ट कितनी आ गई 21 लाख या 2.1 मिलियन। क्या हुआ, लॉस हो गया ना इस जॉब के ऊपर। अगर मैं अगला जॉब लूंगा तो क्या वही 20 लाख रुपए के ऊपर लूंगा, ऑब्वियसली नॉट। क्या करूंगा 2.1 मिलियन से तो ऊपर ही लूंगा ना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके दो फायदे, मैंने कोट कितना किया था 2 मिलियन, एक्चुअली कॉस्ट कितनी आ गई 2.1 मिलियन, और मेरे पास क्या साल के आखिरी में ये इंफॉर्मेशन आई है, नहीं, फौरन 10 दिनों के अंदर अंदर इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द कॉस्ट, मैं इसकी वेरिएंस एनालिसिस करूंगा कि जो 1 लाख रुपए का फर्क आया, और हम कॉस्ट कॉस्ट थोड़ी देना चाहते हैं, हम तो प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। तो मेरी कॉस्ट से भी ज्यादा जो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा है, मैं तो लॉस में चले गया, प्रॉफिट भी तो मुझे कमाना है। एनालिसिस करूंगा, तो आपका जो चैप्टर है वेरिएंस एनालिसिस, फिर आप उसके रीजन देखोगे, क्या ये हमारी गलती की वजह से है या जो हमने कोटेशन बनाया था वो गलत था, ठीक है ना। अगर से एग्जांपल एवरीथिंग इज करेक्ट, हमारा कोटेशन की एस्टिमेशन ही गलत थी, तो फिर मैं क्या करूं, अब आइंदा जितने भी जॉब दूं या कोटेशन दूं तो उसमें 2.1 मिलियन प्लस जो प्रॉफिट मेरा एस्टिमेटेड है उस पर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, ऑर्डर नहीं दूंगा। उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट आज जो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, ओवरहेड रेट के ऊपर। रेट कैसे निकालते हैं, तो क्या ये आपके पास 25 मिलियन की अमाउंट मतलब रेडीली अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं नवंबर 2021 में बैठा हुआ हूं और 2022 के पूरे साल का जो है वो एस्टिमेशन करना चाह रहा हूं, तो क्या पूरे साल का एस्टिमेशन की फिगर ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होगी 2022 की, मैं 2021 में बैठा हूं,
एक्चुअली ना अवेलेबल, लेकिन क्या ये मेरे पास अगले साल का डेटा अवेलेबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो फिर एस्टिमेट कैसे करें? व्हाट आर दी फैक्टर्स, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज हम उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं संग उसको लिंक कर रहा था, तो जब मैं सवाल अभी आपको करवाऊंगा तो आपको पता तो चलेगा हम क्या कर रहे होंगे, ये एस्टिमेशंस कर रहे होंगे। और बेसिस जो है वो मैंने आपको क्या हुआ है कि इसका बेसिस ये है, ठीक है। तो ये अगर मेरी बात के साथ सुन लें, ये जो एस्टिमेशन का जो मैं फैक्टर सिखा रहा हूं अभी आपको, अगर आज आपने इस पहले सवाल में अगर ये एस्टिमेशन को लॉजिकली समझ लिया, उसके कंटेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपका आप समझेंगे बात वाकई ही लॉजिक समझ में आ गई, तो आपको 50 अकाउंटिंग के सिलेबस का ओवरव्यू मिल चुका। मैं नहीं कह रहा हूँ आप एक्सपर्ट हो जाओगे। एक्सपर्ट कब होगे? कि जब आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा चीजों को करोगे, गिरोगे, गलत अप्लाई करोगे, गलत चीजें करोगे, और फिर इसके बाद आपको पता है आपकी अंग्रेजी तो माशाल्लाह है ना, एग्जामिनर आपसे कांपता है अंग्रेजी में। तो आज हम वो भी समझते हैं, तो थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको दोबारा पिक्चर समझ में आई कि हम कर क्या रहे हैं। जब भी मुझे जॉब निकालना है, जॉब की कॉस्ट निकालनी है, तो मेरे पास ये रेट का होना जरूरी है, और ये रेट को डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास इस अमाउंट का होना जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं आपको बेहतरीन सवाल है ये, जो हैंड रिटन क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आप ले लें और इसको मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। मैं आपसे बहुत ही ज्यादा अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल को सवाल की हद तक नहीं करना, प्लीज। इस सवाल को समझ के करना है, ताकि आपको जो इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए आजकल जो मैंने देखा है 2013 सितंबर से जो ये स्कीम आई थी, उसके बाद से एक दफा भी इस किस्म के सवाल नहीं आए। तो सारे के सारे जो वो डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग के पूछे। तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग लेना आपके लिए कॉस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सेक्शन का नाम बताइए। मैंने आपको अभी बताया कि आई नीड फुल कंसंट्रेशन। इस सवाल को अगर किसी ने सिर्फ सवाल की हद तक किया, रख लो अपने पास, रख लो। इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो लेस देन 50% अचीव होगा। अगर इस सवाल को अंडरस्टैंडिंगली, मैं आपको एक एक कंटेंट समझा रहा हूँ, बिल्कुल 100% मेरी तरफ तवज्जो दे, फुल पार्टिसिपेशन बताइएगा। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं इसकी रिक्वायरमेंट को और एड ऑन भी करूंगा जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी। तो मैं पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड रेट। किस साल के लिए? 2014 के लिए मैं रेट निकालना चाह रहा हूं, बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस, कॉमा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस एंड मशीन आवर बेसिस। तीन बेसिस बता के आपको बेसिस की भी समझ में आ जाए कि हर बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले देखेंगे डेटा क्या दिया हुआ है। जहां पे भी डेट लिखी हुई हो, मैंने आपको शुरू से क्या समझाया हुआ है कि जहां पे भी डेट लिखी हुई हो उस डेट को हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, और समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम किस साल के लिए एस्टिमेशन निकालना चाह रहे हैं? 2014 के लिए। तो कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 2014। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाए हमें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब बताइए डेटा कौन सा दिया हुआ है? 2013 का। आपको याद है हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। ये लाइफ टाइम में आपके पास समझ लें, कोई भी नया काम करना हो तो आप हर चीज को, तो आप कोई नई चीज ना करें, पहले तो पिछले साल का डेटा लें। तो 2013 का डेटा आपको दिया हुआ है, क्या करेंगे? अच्छा भाई, आपका दोस्त है ना और एग्जामिनर
ये दिल है उसका भी, जैसा आप तो बैठे बैठे, तो एग्जामिनर तो बहुत ज्यादा तफरी करता है, बोर हो जाता है ना, तो तफरी करेगा। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या चीज है ये, एस्टिमेटेड ओवरहेड। सबसे पहली आइटम कितनी है, क्या चीज है, क्या यहां लेंगे? अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फौरन देगा, अच्छा मटेरियल का डेटा दिया हुआ है कि मटेरियल जो है यहाँ पे इस साल इतना लगेगा, तो आपने फौरन क्या किया, मटेरियल जो है, क्या यहाँ पे मटेरियल लेना है, यहाँ पे क्या लेना है? तो एग्जामिनर क्या करेगा, ओवरहेड के अलावा भी आइटम डाल देगा। आपने अस्सी नहीं चढ़ाई, अच्छा हमें नहीं पता, लिस्ट में आइटम दी हुई वो सारी लिस्ट डाउन कर दोगे, चाहे वो ओवरहेड हो या, अभी एक और सवाल मैं एग्जाम का करवाऊंगा पुराने उसका, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उसका सवाल उन्होंने छापा हुआ है, तो उसमें भी आप देखोगे क्या करता है, इररिलेवेंट। तो इररिलेवेंट डेटा से आपने थोड़ा सा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरहेड निकालना है, ठीक है ना। तो मटेरियल इसमें फिलहाल, लेबर इसमें नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ओवरहेड की बात समझा रहा हूँ, तो अब मेरी बात तवज्जो के साथ सुने। अब हमें पूरी कॉस्टिंग के अंदर, पूरी कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपसे कहा था इसकी एस्टिमेशन के लिए पिछले साल का डेटा चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, इसको हम कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसकी सही मानों में अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए तो हमारी बहुत सारी एस्टिमेशन जो है वो सही हो सकती है, ठीक है ना। कॉस्ट बिहेवियर का मतलब क्या है, कि हाउ योर कॉस्ट विल बिहेव। तो कितने तरीके से कॉस्ट बिहेव करती है, तीन तरीके से, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा, और हम बल्कि सीख रहे होंगे इस सवाल से, कि कौन सी कॉस्ट बाय नेचर, कौन सी कॉस्ट बाय नेचर फिक्स है। क्योंकि अगर आपने वेरिएबल को फिक्स अज्यूम कर लिया तो इसका मतलब कि पिछले साल वाला सेम रखोगे, और अगर फिक्स को वेरिएबल अज्यूम कर लिया तो जो कि सेम होना चाहिए उसको इंक्रीज कर दोगे या डिक्रीज कर दोगे, ठीक है ना। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन, तो हम दोनों चीजें सीख रहे हैं, ओवरहेड की कंपोनेंट भी सीख रहे हैं और इसकी वेरिएबिलिटी और फिक्स की भी एग्जांपल सीख रहे हैं। आइए, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, अब अच्छा यहाँ पे कुछ डिबेट भी होगी, तो इसके लिए हम सोचेंगे और फिर इंटरप्रेट करेंगे, फाइनली कंक्लूड करेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल, अच्छा पहले तो ये क्या देखनी है, फैक्ट्री ओवरहेड है, फिर हम देखेंगे कि ये वेरिएबल है या फिक्स है। सबसे पहले पहला बुलेट पॉइंट जो है वो क्या है, अदर रिवाइज 80%। जो ऊपर का जो आपको अमाउंट दिया हुआ है, ये सारा वो कौन से बेसिस पे दिया हुआ है, 80% पे। हमारा यहाँ पे क्या है, अब मुझे बताएगा इसका सब बिल्कुल 100% क्लियर, इतना क्लियर हो जितना आपको अपना नाम क्लियर है, तो आपकी कॉस्टिंग में बड़ा फायदा होगा। इसका क्या इंपैक्ट होगा ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर, ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर, नहीं यूं ना कहें, जितनी वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी वेरिएबल कॉस्ट है उन सबके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा, और जितनी फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट नहीं आएगा। अब आपका एग्जामिनर आके नहीं कहेगा बेटा ये मटेरियल है उसके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट लो, किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा वॉल्यूम का, वेरिएबल के ऊपर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सारे कंपोनेंट से, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ओवरहेड में से वेरिएबल है, तो उन सबके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा। तो अलग अलग नहीं बताएगा, तो जब उसने जनरल दे दिया ना, कितने परसेंट, पहले कितना था अब कितना है, तो अब जितने भी आपके पास वेरिएबल कंपोनेंट होंगे उसके ऊपर आपको लाजमी उसका इम्पैक्ट, अब सारी कॉस्टिंग के अंदर। तो अगर ये बात आज आपके दिमाग में आ जाए, आप हर जगह पे अप्लाई करोगे तो आपको मजा भी आएगा और एरर भी फ्री हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, खत्म हो जाएगी। यस, तो अब आपको बताइए कि पहले तो हमने ये कहा कि इनडायरेक्ट मटेरियल, यस इनडायरेक्ट मटेरियल क्या चीज है, फैक्ट्री ओवरहेड है, बिल्कुल ठीक है। इनडायरेक्ट, आपको दूसरा क्या समझना है कि फिक्स है या वेरिएबल है। इनडायरेक्ट मटेरियल अज्यूम टू बी वेरिएबल। अब अगर ये वेरिएबल है तो इस साल कितनी होनी चाहिए, सब निकाल के बताइए, सब निकालें, आसान चीज भी हो ना, निकालें, ठीक है ना। तो मैं यहां कैलकुलेशन भी कर देता हूं, कितनी कह रहे हो,
155,000। दो आवाज आनी, इसमें दो आवाज आती ना फिर मुझे बड़ा मजा आ जाता है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इमरान खान हूं, बाकी मेरे सामने ऑपोजिशन पार्टी आ गई है ना। यस, बहुत ही आसान सी बात है। इसको निकालने का तरीका ये है, या तो आप इसके अंदर 10% ऐड कर दें, या फिर डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 90, 165,000, ठीक है, ये आ गया। फिर इनडायरेक्ट लेबर, जाग रहे हो या सो रहे हो? जाग रहे हो। अब बताइए, इनडायरेक्ट लेबर, पहले तो ये हमने देखा कि वेरिएबल सॉरी ओवरहेड है। हाँ, 1, हाँ तो फिर मुझे बताओ ना, मैं इसीलिए तो 160, सही है। ये लॉजिक समझ में आ रही है कि गलती क्यों हो रही थी? हाँ, तो 10% नहीं करना ना। 10% क्यों नहीं करना? क्योंकि पहले जो है वो 100 था वॉल्यूम या 80 था, तो 100 से डिवाइड करेंगे या 80 से करेंगे? ये गलती हो रही है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, आपको देखने में तो आसान लग रहा है 10% इंक्रीज करना है, तो आपने गलती की तो सीखा ना आपने। पहले आपने क्या किया, आपने ये किया कि 150 का डिवाइड बाय 100 इंटू 10% निकाल लिया। तो पहली वाली फिगर परसेंट तो है ही नहीं, वो तो 100 तो है ही नहीं। अगर मैं आपको कहता है कि इस साल आपकी वॉल्यूम जो है वो 10% इंक्रीज हो गई है, तो फिर तो ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, क्या वॉल्यूम आपका 10% इंक्रीज हो रहा है? चलो यूं समझो, थोड़ा सा हम अंग्रेजी से, क्या वॉल्यूम आपका 10% इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है? नहीं, 10% नहीं है, यही तो, इसी को तो अंग्रेजी कहता हूं मैं। वॉल्यूम आपका 10% इंक्रीज नहीं हो रहा। वॉल्यूम जो है वो पहले कितना था, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 10%। तो 80 का ये 10 क्या, 80 का 10% कितना बनता है? 8। अगर मैं कहूं ना 88% हो गया, तो 10% इंक्रीज हुआ। अगर 80 का 10% इंक्रीज हुआ, तो 80 का 10% कितना है? 8%। तो अगर मैं कहता हूं कि ये 88% हो गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। तो क्या 88% हो गया, 90% हो गया? 90%। चल, इसको छोड़े, इसकी अंग्रेजी हम, चले मुझे आप ये बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये वाली कैलकुलेशन में? ये कितने परसेंट था लास्ट टाइम का? 80% था, अब कितना हो गया? डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 90 करते हैं, तो ये अमाउंट। लेकिन आप मुझे बताएं, आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? आप पहले कुछ ना करते हो, मैं डायरेक्टली ये कर देता, तो आप कभी भी समझते नहीं कि यार इन दोनों में फर्क क्या है। अब आप कभी कम से कम बैठ के सोचोगे तो सही, और ये सोचना कॉस्टिंग के अंदर जरूरी है। आप देखिए पहले स्टेप पे ही जो गिरे ना, और ये गिर के खड़े होना इज ट्रूली रिक्वायर्ड, ठीक है। आइए, अब इससे भी मजे की चीज सुने, जो आप सोच रहे होगे वो मेरे, आप सेंटेंस याद रखें जी, डायरेक्ट लेबर सोचें और फिर इसके बाद इंटरप्रेट करेंगे ये वेरिएबल है या फिक्स है। और मैंने कहा झगड़ा होता ना फिर तो मुझे बड़ा मजा आया था, मुझे लगता है कि अब अपोजिशन सामने आ गई है। यस, वेरिएबल है, क्योंकि आप लोगों ने तो रट्टा लगाना है सर, वो भी इनडायरेक्ट था, ये भी इनडायरेक्ट है, तो वेरिएबल नहीं। इन्फ्लेशन का फैक्टर तो मैं बाद में लूंगा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ, वो तो अलग फैक्टर है। अभी मैं किसका इंपैक्ट लेना चाह रहा हूँ? वॉल्यूम का, कॉस्ट बिहेवियर का इंपैक्ट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या कॉस्ट बिहेवियर के इंपैक्ट के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा ये फिक्स है या वेरिएबल है। वेरिएबल की भी आवाज आ रही है, ठीक है ना।
फिक्स होगा। चलो ठीक है ना? यस, यहां से कोई बताइए फिक्स। यार बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप कॉस्टिंग क्या, जब आप पैदा हुए थे तो क्या डॉक्टर ने आपको कॉस्टिंग का इंजेक्शन मारा था क्या? नहीं मारा था ना। तो यहाँ सीखोगे ना भाई, क्या हो गया। और गलती करोगे तो ही सीखोगे ना, और सोचोगे तो और सीखोगे। यस, फिक्स सेमी वेरिएबल। चलो भाई, इस तरह सर को पता ही नहीं होगा सेमी वेरिएबल कैसे निकालते हैं। सेमी वेरिएबल तो ये, अच्छा सेमी वेरिएबल भी हो सकता है, बात आपकी सही है सेमी वेरिएबल, लेकिन एक्चुअली इसको मैं उतना उसमें नहीं लेके जाऊंगा। तो मैं फिक्स और वेरिएबल में अगर करना चाहूं तो, अच्छा बिल्कुल ईमानदारी से, कौन कह रहा है वेरिएबल है? आप कह रहे हो, ठीक है ना? तो मुझे बताओ कि वेरिएबल क्यों है ये? नहीं, अगर वो होगा ना, वो डायरेक्ट लेबर की तरफ आ जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल वो डायरेक्टली, मैं कहता हूँ कि यार ये जो ना एक फुटबॉल बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और ऐड ऑन करना है इसके अंदर, और वो फुटबॉल बनाने के लिए जरूरी होगा, तो वो कहां चले जाएगा? डायरेक्ट लेबर में चले जाएगा, इनडायरेक्ट में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले हमें क्या समझना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे नदीम है, अब यहाँ पे क्लास में अगर 50 बच्चा बैठा हुआ हो और अगर 30 बच्चा बैठा हुआ हो, तो क्या ये नदीम की तनख्वाह चेंज होगी? नहीं होगी। गार्ड है बाहर बैठा हुआ, वो सारे क्या है? इनडायरेक्ट। क्या उसकी तनख्वाह चेंज होगी? नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आवरली चार्ज कर रहा हूं तो मेरी तनख्वाह फिक्स है, और अगर मैं पर स्टूडेंट के बेसिस पे चार्ज कर रहा हूं तो मेरी तनख्वाह वेरिएबल है। ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल एक तो टर्म्स के ऊपर भी और एक बाय नेचर के ऊपर। तो अब आपको समझ में आएगी कि नॉर्मली जो एडमिन स्टाफ होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी भी, आप समझ में आई? तो अब फिक्स और वेरिएबल की, इस सवाल से मैंने आपसे क्या कहा, ये सवाल सिर्फ अगर कर लिया तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको फिक्स और वेरिएबल दो चीजें समझ में आनी चाहिए, एक तो ओवरहेड की अंडरस्टैंडिंग, नंबर टू, अच्छा अब इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, अब आपने कहा है कि लेबर की इफिशियंसी और इनएफिशिएंसी, तो मैं इसको लेबर की जब बात कर रहा होता हूँ ना, मेरे दिमाग में होता है डायरेक्ट लेबर। ठीक है ना? तो इनडायरेक्ट को तो कितना था लास्ट टाइम? 2,10,000। तो इस साल कितना होगा? 2,10,000। क्योंकि फिक्स रिमेन, जब फिक्स क्या जिंदगी भर तक फिक्स रहेगा? नहीं, फिक्स हमेशा से फिक्स नहीं रहेगा। तो अच्छा आइए, फिर इसके बाद क्या चीज है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सर बेटा, सर ये इनडायरेक्ट लेबर फिक्स कैसे हुआ था, ये समझ में नहीं आया। अच्छा अभी मैंने जो डिस्कस किया, कितने किस किस स्टाफ की एग्जांपल दी मैंने, जरा वो बताइए। अभी सर मैंने जो, मतलब कि हाँ वो समझ में आया है सर, मतलब कि जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल हुआ था वो आ गया था, उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर का नहीं आया। मैं वही तो समझा रहा हूं, मैंने एग्जांपल किस स्टाफ की दिए पहले वो मुझे बताओ। फैक्ट्री की दी थी सर। नहीं, मैं, आप इसका मतलब आप सही से सुन ही नहीं रही मेरी बात। मैंने एग्जांपल दी फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स को समझाने के लिए, किस स्टाफ की? मैंने एग्जांपल दी सर नदीम की। अब आप मुझे बताओ कि सर नदीम की जो हाँ सर वो तनख्वाह, सुनिए। देखा, आप असल उठ के चाय लेने गई थी, इसलिए जो है वो आपके पास सर नदीम की निकल गई। अब यहाँ तो बेचारा कोई चाय लेने के लिए जा नहीं सकता, इनको तो यहाँ पे जबरदस्ती बात सुननी पड़ती है। तो ये ऑनलाइन के बड़े मजे होते हैं। मैं जब एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी ना, और दोपहर को, तो दोपहर को मैं जरूर सोता हूँ, ठीक है ना, थोड़ी मीटिंग ऑन करके, ठीक है ना, गया। अच्छा, होता पता है क्या, जब आप थोड़ा सा मतलब एक पूरा रात वाली नींद नहीं होती, दिन वाली तो थोड़ी सी ऐसी होती डिस्टर्ब वाली, तो जैसे ही आता ना तबानी साहब, मीटिंग के अंदर आवाज आई तबानी साहब, तो आप सोए भी हो तो उठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, बताइए क्या कह रहे थे आप? चलो भाई, मीटिंग पूरी अटेंड हो गई। तो ये आप लोग इस किस्म की अगर क्लास लोगे तो
नहीं होगा, ठीक है ना। बहरहाल सवाल जरूर पूछा करें, असल में सवाल पूछने से ही जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग, और हम शुरू में जितना टाइम लगा देंगे तो हमारा फिर हम जितना आगे तेजी में जाना चाहें जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आप डर के मारे तो हाँ नहीं बोल रही? नहीं सर, आ गया समझ में। चले, अच्छा अब ये फड्डा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर, बताइए फिक्स और वेरिएबल। मैं इसको लूंगा फिक्स, सुन तो लेना, मैं भी पढ़ के आया हूं, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें झगड़ा नॉर्मली होता है। देखिए वेरिएबल, बात आपकी बिल्कुल सही है, वेरिएबल भी थोड़ा सा हो सकता है। देखो हम जब बात कर रहे होंगे फिक्स की, तो फिक्स का मतलब, वेरिएबल का मतलब ये होगा, अगर मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो ये स्टेट वेरिएबल की कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। और सेमी वेरिएबल में जो है वो ऐसे नहीं होता कि सेमी वेरिएबल जो है वो उसके अंदर कुछ अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है, और फिर इसके बाद जो है वो कुछ अमाउंट इसमें वेरिएबल का भी होता है। तो ये सेमी वेरिएबल नहीं है। इसके अंदर देखिए, मुझे आप अगेन मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे स्वीपर जो है वो 50 बच्चा बैठा हुआ हो या 60 बच्चा बैठा हो, तो स्वीपर यहाँ पे जो जो भी फिनाइल और ये वो डालेगा और उसकी जो अपनी चीजें लगाएगा, और यहाँ पे अगर 40 बच्चा बैठा है, 50 नहीं बैठा हुआ या 60 नहीं बैठा हुआ, तो क्या उसका फिनाइल कम या ज्यादा हो जाएगा? क्या उसके घंटे ज्यादा लग जाएंगे? नहीं। ये कलर वलर जो मेंटेनेंस करनी है क्या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% फिक्स होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लेकिन हम उसको फिर अलग से एस्टिमेट करते हैं कि चलो ठीक है इसका थोड़ा, लेकिन 100% क्या वेरिएबल होगा? नहीं। क्या ये प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा? नहीं। तो फिर हम इसको क्या ले लेते हैं, फिक्स ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ समझ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लगता है कि यार अगर हमारा रिपेयर जो है थोड़ा बहुत वॉल्यूम जो है 100% इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन 5-7% इंक्रीज होगा, तो फिर वो डेटा में दिया हुआ होगा, वो डेटा में अलग से दिया होगा। अदरवाइज हम क्या इसको ट्रीट कर रहे हैं, फिक्स ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली इज नॉट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली, तो हमने इसको फिक्स अज्यूम किया है। इंश्योरेंस की अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, सब कैलकुलेट करके दें, बहुत ही आसान है, उसमें गलती। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इंश्योरेंस क्या होगा, फिक्स या वेरिएबल? ऑब्वियसली फिक्स होगा। यस, इंश्योरेंस कैलकुलेट करके दें, आखिरी बुलेट दिया हुआ है इसके बारे में। वन 126, ग्रेट, सब निकाले। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे मैंने ये कैलकुलेट करके दिया था ना, बिल्कुल इसी तरीके से। पिछले साल कितना था, 140। अब हुआ ये कि आपने उनसे बार्गेन किया, ठीक है ना। तो पिछले साल का रेट क्या था, इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू चार्ज प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5% इंस्टेड ऑफ 5%। तो हम क्या करेंगे, जो पिछले साल का जो रेट था उससे डिवाइड करेंगे और इस साल के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5, तो 126,000। अब देखिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं सबको कि अभी भी ये छोटी सी कैलकुलेशन भी जो है वो अराउंड 50% स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। ये मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें समझनी है, इसकी मैं डिटेल में और बाद में जाऊंगा, थोड़ी सी परसेंटेजेस और ये कैलकुलेशंस आपको और डिटेल में भी समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ चले गया तो फिर ये जो टॉपिक है हमारा वो गलत ट्रैक पे चले जाएगा, ठीक है ना बेटा। सर ये मटेरियल और लेबर के बारे में समझ में नहीं आ रहा सर, ये फिक्स और वेरिएबल आ कैसे जाएगा, होता है? 2 मिनट के लिए आप समझो कि ये मैंने पेंटिंग कर दिया मटेरियल लेबर, मैं एंड में वापस आऊंगा लेबर की तरफ।
ये तो चीजें बता रहा हूं, वो देखो इसमें अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो मुझसे लाजमी पूछो। डोंट अलाउ मी टू अनलेस आपको एक एक बात समझ में बोलो। सर बस यही नहीं समझ में आ रहा, बाकी सब तो समझ में आ रहा है। तो हम आते हैं, मैं इसकी एस्टिमेशन फिर दोबारा आपको समझाऊंगा कि इसको क्यों, और फिर वहां पे अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो मुझे लास्ट में बताइएगा। यस, आइए अब ना सर, मैं जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब चीज वाली है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, तो देखें इसको हमेशा से ही जो है वो फिक्स रखा करें, डेप्रिसिएशन को ऑफ प्लांट 2,20,000। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा होता। डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल फिक्स और वेरिएबल, सब सो रहे हो, व्हीकल यहां आएगा ही नहीं। व्हीकल का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं होता। पर आवर भी अगर होता, आपने IAS 16 पढ़ा ना, वो क्या कहता है कि क्या डेप्रिसिएशन के अंदर एक ही फैक्टर होता है यूज का? नहीं, ऑब्सोलेसेंस का भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंप्यूटर आपने लिया या इवन एक प्लांट लिया, 4 साल तक यूज नहीं होगा, वो डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या उसका रेशियो हमेशा से आवर्स से होगा? नहीं, ठीक है ना। तो जब तक कुछ भी ना कहा गया हो डेप्रिसिएशन के बारे में, तो उसको आप हमेशा से क्या इंटरप्रेट करेंगे? वो फिक्स है, कोई भी। तो कॉस्टिंग के अंदर आपको डेप्रिसिएशन हमेशा से क्या लेना है? फिक्स लेना है। कभी 1000 में से कोई एक आध एक्सेप्शन के अंदर वो करना चाह रहा होगा जो कि नहीं करता, तो हम उस चक्कर में क्यों पड़े? ठीक है ना, ये बात समझ में आई? ट्रैप डेप्रिसिएशन ऑफ, अब आपको तो फिक्स और वेरिएबल के चक्कर में फंस गए ना आपने, तो यहां पे आ गया क्या? व्हीकल जो कि इसका पार्ट नहीं है। फिर मार्केटिंग, ये ओवरहेड का पार्ट नहीं है। पावर, यस ये है। अच्छा, मेरे भी मुखबर हैं कुछ, जैसे एग्जामिनर के मुखबर हैं। एग्जामिनर के 2 कान बड़े साफ सुथरे हैं, एक कान में मुखबरी होती है, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ऐसी जबरदस्त किस्म की अंग्रेजी इस्तेमाल करता है कि आपको अगर रोना ना आए तो मुझे बताइए। और दूसरा, उसको दूसरे कान में मुखबरी होती है कि सर आपको पता है ये तो चैंपियन है, किस चीज के? क्यूटी के। क्यूटी पढ़ पढ़ के जो है ये बूढ़े हो गए, ठीक है ना। और कॉस्टिंग के अंदर ऐसी क्यूटी पूछेगा आपसे, आप सब कर लोगे, सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज, बिलीव मी और नॉट, नो का एटीट्यूड हटा दो। जिस दिन आपने नो का एटीट्यूड हटा दिया और उसको समझने की कोशिश की, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना, तो लेकिन आपके नो और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मुझसे गारंटी ले लो कि आज और 1 महीने के बाद, इस एटीट्यूड के बाद, यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टूडेंट। बस ये अपना एटीट्यूड अपना में रख लें, आपको कभी ट्रबल होगी ही नहीं, ठीक है। बस ये एटीट्यूड का आपको चेंज करना है। जी बताइए, पावर, क्या मैं आपसे कह रहा था, आपने हाई एंड लो मेथड सर माजी साहब ने करवाया नहीं, ठीक है ना। अब उसकी एप्लीकेशन, अब यहाँ एप्लीकेशन आएगी, आप बिल्कुल ठेड़ हो जाओगे, निकालो यहाँ पावर जो है। अच्छा, पावर के बारे में कुछ नहीं लिखा तो अदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और वो उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो क्या है, आपका सेमी वेरिएबल है। इसमें से आपको फिक्स अलग निकालना होगा और वेरिएबल का पोर्शन अलग निकालना होगा। योर टेस्ट कि आप सेमी वेरिएबल को कैसे हैंडल करते हो। तो अगर मैं एक सेमी वेरिएबल की एग्जांपल भी दे दूं तो मेरे पास तीनों कॉस्ट कवर हो गई, वेरिएबल, फिक्स एंड सेमी वेरिएबल। तो मेरा 2 ऑब्जेक्टिव कवर हो गया यहां से। कौन कौन सा? नंबर 1, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड देना था, इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती है। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल देखना था। उसकी जो छोटी मोटी कैलकुलेशन थी, पिछले साल से इस साल वॉल्यूम का इंपैक्ट को हमने देखा, एंड सो ऑन, ठीक है ना।
तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। तो अब सेमी वेरिएबल मुझे सब निकाल के दो, बहुत ज्यादा क्या होगा, तो आज तक कभी सही निकाला है? तो चीज सही कभी की नहीं है तो आपको टेंशन सेमी हाँ, सेमी वेरिएबल कैसे है तो उसने लिखा हुआ है, अगर आप बुलेट नंबर 4 देखें तो क्या लिखा हुआ है कि पावर एट 70% इज एस्टिमेटेड एट 205,000 and the rate per unit of the power is estimated to increase by 10%. अच्छा, अब मैं आपको आप वापस एक मिनट सुनिएगा, इसका सवाल सुनिएगा, बड़ा जरूरी है, आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए था। जी बेटा वापस पूछो सवाल ऑनलाइन। सेमी वेरिएबल क्यों है, हमें कैसे पता चला कि ये सेमी वेरिएबल है? सुन लें, बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा आपने और खुश हो गया हूं आप जो ना बिल्कुल टाइमली बेसिस पे ये सवाल पूछ लिया। सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज फिक्स है, और एक तो बाय नेचर पता चलता है। सुन ले, अगर मैं आपको आइटम ए, बी और सी 10,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट्स, ठीक है, अगर मैं 10,000 यूनिट्स के ऊपर आइटम ए 1 लाख रुपए लिखता हूं और 12,000 पे भी 1 लाख है, मैं ये नहीं लिख रहा कि आइटम कौन सी है, इससे अमाउंट से पता चल रहा है क्या है, ये बिल्कुल ठीक है, फिक्स सही है। फिर आइटम बी वो 10,000 और ये 1,20,000, 1 लाख और 1,20,000 वेरिएबल क्यों प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो गया। और अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं 10,000, ठीक है, और इसकी जो अमाउंट लिख रहा हूं वो 1,02,000, सेमी वेरिएबल, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल तो नहीं हुआ ना, ये पता चल रहा है ना, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा है। कैसे प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा है? 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करें और 12,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,20,000 आ रहा है। 1 लाख कैलकुलेट करके देख लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। मैंने हालांकि फिगर रखी राउंडेड ऑफ इसलिए थी कि आपको ऑब्जर्वेशन में क्लियर हो जाए। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो ये अमाउंट अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल है। लेकिन अगर आप इसको 10,000 से डिवाइड करो 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम अमाउंट, तो इसका मतलब है कि ये फिक्स तो है ही नहीं, वेरिएबल भी नहीं है क्योंकि ये सेम इंक्रीज, तो क्या हुआ ये, इसका मतलब इसमें कुछ पोर्शन क्या होगा, वेरिएबल। तो अब हमें यहां से पता चल रहा है पावर से। अब देखें ना आपके बेटा इस सवाल से कितना फायदा हो गया सबको, ठीक है ना। मैं इसलिए कहता हूं पूछ लिया करो, अगर रेलेवेंट होगा तो मैं जवाब दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं कहूंगा आप रुक जाओ, ये बिल्कुल रेलेवेंट था, सुन लें। क्या कह रहा है, हमारी किस कैपेसिटी पे काम हो रही थी, 2013 किस कैपेसिटी पे काम हो रहा था, 80% के ऊपर। 80% के ऊपर हमारा पावर का बिल कितना है, या इसने कहा कि 70%, 70% के ऊपर पावर का बिल कितना है, 2,05,000, और इसके ऊपर 80% के ऊपर कितना है, तो पावर का बिल जो है वो 80% के ऊपर जो है वो 2,20,000। क्या ये प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा है? डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 80 करें तो ये प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा है। डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 80 तो ये प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल नहीं है। तो अमाउंट पता चली कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिक्स होगा तो दोनों साल का सेम होगा, वेरिएबल होगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा होगा, अगर सेमी वेरिएबल होगा तो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज
नहीं हो रहा होगा। सही है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई, हम इसमें से अब कैसे निकाल लें 2014 का? तो बेटा बात क्लियर हो गई आपको फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन की? यस सर। दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें। मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों को देखा आपने, मैंने यहाँ पे इवन इसका नाम नहीं लिखा। हमने देखा कि अगर दोनों कैपेसिटी के ऊपर 10,000 की कैपेसिटी के ऊपर भी इसके ऊपर भी अगर ये अमाउंट सेम हो तो कौन सी होगी? फिक्स। जैसे रेंट है, यहाँ पे कुछ सीटें अगर खाली भी हैं तो रेंट तो चेंज नहीं होगा, अगर ज्यादा हो जाएंगे तो भी रेंट चेंज नहीं होगा, तो फिक्स है। ठीक है। अगर प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा तो कौन सा होगा? वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि ये जो सीटों के हिसाब से मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं रेंट, तो फिर वो रेंट क्या हो गया? वेरिएबल। प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मेरे पास ये 1 लाख है, इसको मैं 10,000 से डिवाइड कर रहा हूं और 12,000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 1,20,000 आना चाहिए, नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल नहीं है, तो क्या हुआ? सेमी वेरिएबल। तो इसी तरीके से मैंने इसको देखा कि इसको 70 से डिवाइड कर रहा हूं और 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये अमाउंट सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स तो है नहीं क्योंकि ये चेंज हो रहा है, और वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये सेम अमाउंट नहीं आ रहा। करके देखो, डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये अमाउंट नहीं आ रहा। 205 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये अमाउंट नहीं आ रहा, जिसका मतलब है कि ये अमाउंट वेरिएबल भी नहीं है। कौन सा है ये? सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल होगा तो फिर उसको हम क्या करेंगे? सेमी वेरिएबल से कोई काम नहीं चलता। तो सर माजिद ने क्या कहा कि इसको अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट बिहेवियर इसीलिए तो सीख रहे हैं कि इसमें से जितना पोर्शन, अच्छा क्यों अलग करना पड़ेगा? क्योंकि जो इसमें पोर्शन फिक्स का है वो तो 70% में भी सेम रहेगा और 80% में भी सेम रहेगा, और जो वेरिएबल का पोर्शन है वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा। होगा या नहीं होगा? यस। अगर जो इस दफा हमारे कितनी कैपेसिटी है? 80%। पिछले साल कितना था? इस दफा हमारी कितनी कैपेसिटी? 90%। पिछले साल कितना था? 80%। तो इसमें से जो फिक्स पोर्शन होगा, प्रैक्टिकली सुन लें, प्रैक्टिकली सुन लें, जो आपके पास बिजली का बिल आता है ना, उसमें एक लाइन रेंट होता है। तो लाइन रेंट हर महीने क्या होगा? सेम होगा, फिक्स होगा। और यूनिट जितने होंगे वो क्या होगा? वेरिएबल। तो अगर मैं आपको, अगर से एग्जांपल मैं टोटल बिल के बेसिस पे निकाल लूंगा तो क्या वो सही होगा? नहीं। उसमें से लाइन रेंट तो पिछले साल भी सेम होगा और इस महीने, पिछले महीने भी सेम होगा और इस महीने भी सेम होगा, तो आप टोटल के बेसिस पे नहीं निकाल सकते। आपको हमेशा से कॉस्ट को बाइफरकेट करना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पूरी कॉस्टिंग में कॉस्ट बिहेवियर। आज में कॉस्ट बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन। यस। अब निकालो सब। बेशक आप सर वाला जो लेक्चर है उसको सामने रख के भी आप निकाल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर पे इतना पढ़ते हो, इतना रिवाइज करते हो, यहाँ आके थक जाते हो, है ना? आप लोगों को ये तक नहीं पता कि सर माजिद साहब ने इस रजिस्टर में आपने नोट किया था या उस रजिस्टर में या कहाँ नोट किया था, सिर्फ वही नहीं मिल पा रहा। ठीक है ना? तो अगर आप बार बार किसी चीज को देखो, घर पे जाके अगर रिवाइज कर लोगे तो आपको पता चले। एक चीज और मजे की आप समझ लें, अगर आप देखिए इस पूरे 2 घंटे के अंदर पूरे 2 घंटे का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा? ऑब्वियसली नॉट।
कितनी देर का इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो 15 मिनट का, जिसको आपको एग्जाम तक कैरी करना है। इंपॉर्टेंट तो पूरा ही लेक्चर है, लेकिन उसमें जो एग्जाम तक कैरी करना है वो पूरे 2 घंटे का लेक्चर थोड़ी है कोई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये बक बक कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी एग्जाम तक कैरी करना है कि तबानी साहब ने कहा कि यूं करना है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो 15 मिनट का लेक्चर अगर आपका नोटेड और हाईलाइटेड हो, यस, हाईलाइटेड हो, और फिर आप क्या कर रहे होगे कि जब भी कोई रिवाइज कर रहे होगे, क्विज का आपका अनाउंसमेंट आएगा, क्विज है, तो आपके पास जो जो हाईलाइटेड एरिया होगा वो आपके एकदम से सामने आ जाएगा या नहीं। जब भी कोई भी काम करो ना, तो आपके पास हाईलाइटर जरूर हो कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हर स्टूडेंट के लिए हर चीज सेम इंपॉर्टेंट नहीं होती, किसी को कुछ अच्छा आ रहा होता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं आ रहा होता। तो अगर अच्छा यार तुझे नहीं आता, ये तो बहुत आसान है, उसके लिए जो वो तूफान है, ठीक है ना। और दूसरे के लिए जो है वो ये आसान है, वो मुश्किल है। तो हर स्टूडेंट की इंपॉर्टेंस हर जगह पे अलग अलग होगी, यस। तो हाईलाइटर जो है वो अगर करते हुए हर हर पेपर पे जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसमें खास चीज नजर आई, अदरवाइज पढ़ रहे हो नजर आई, उसको हाईलाइट करके, और अगर कोई अनयूजुअल चीज थी और आपको कंक्लूड अच्छा है इसके अंदर यूं था, तो छोटा सा एक रिमार्क्स अपने ओन वर्ड में लिख दोगे, 3-4 वर्ड्स में। वो जो आपको बाद में रिकॉल करके देगा, उससे अच्छा रिकॉल आपको कोई और कर ही नहीं सकता। पढ़ने का ये तरीका होता है, यस। अब निकाल के दें पूरी क्लास, मुझे हमेशा गलत निकाल के दे, आई विल बी वेरी हैप्पी, यस। 1 मिनट, तो टोटल कॉस्ट, हाँ अच्छा फिक्स कॉस्ट आप निकाल के दे रहे हो, हाँ फिक्स कॉस्ट 2 लाख, और वेरिएबल का रेट 10%, 10% या 10 अच्छा नहीं वो परसेंट रुपीज में आ जाएगा ना। चलो फिर मुझे बताओ कि इस साल जो है हमारा वॉल्यूम 90% है, तो कितना होगा इस साल का अमाउंट, कितना होगा वेरिएबल का। मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए ये सही नहीं है, 2 लाख की अमाउंट सही नहीं है। 2 लाख टोटल इस साल का, 2,40,500, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है, नहीं है। देखिए गलती करने पे किसी को कोई टेंशन में नहीं आना, मेरी ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आप उसको अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करोगे तो इन्वॉल्व होगे ना, जब इन्वॉल्व ही नहीं होगे तो सीखोगे नहीं। 2,48,500, 2,48,500 नहीं सर, माजिद का लेक्चर देखो, नहीं है 2,48,500. 2,48,500, सर 247,500. 47,500। अगर 10 अलग अलग फिगर्स आएगी, मैं इस क्लास में सबसे ज्यादा खुश आपको नजर आ रहा हूँ। और बेटा थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दो, माइक को, जब जवाब देना हो तो उसको ऑन कर दीजिए जी। तो सिर्फ पार्टिसिपेशन चाहिए, देखो क्योंकि आपने वहां पे पार्टिसिपेशन नहीं की, आपने क्या की, हाई एंड लो में नोटिंग कर ली, यस। जो आपने से पहले किया ना, वहां पे आपने क्या की, नोटिंग कर ली। तो नोटिंग से अगर समझ में आ जाता तो फिर तो आपको एक एक सवाल करके आपको कोर्स कंप्लीट हो जाता रमजान से पहले। नोटिंग से नहीं होता। अब देखो ना, मैं आपको फुल पार्टिसिपेशन दे रहा हूं, आपको तकलीफ भी हो रही होगी यार ये क्या हो रहा है, अपनी औकात सामने आ रही है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है यार, अगर आपको समझ में आता होता तो फिर, है ना, कोई मसला नहीं। और गलत फिगर्स बताओ बताओ, लेकिन मुझे कितना, 235। अच्छा कोई ये भी कर सकता है काम कि चारों को टोटल करके एवरेज निकाल ले, एक नई फिगर आ जाएगी, ठीक है। 242,000। अब अगर मैं आपको
इस तरीके से समझा दूं हाई एंड लो कि आप भूल ना सके। छोड़ दें, अब सब छोड़ दें, अब लॉजिक समझ लें। देखो अगर लॉजिक समझ में आ जाएगी ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं कि अच्छा उस रजिस्टर में था। एक दफा एक चीज की लॉजिक समझ ले, ये हाई एंड लो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। पूरे पेपर में एक जगह तो कहीं ना कहीं ये अप्लाई जरूर होगा। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशन हाई एंड लो की लाजमी आ रही होगी। तो क्यों नहीं हम एक दफा, आपने पढ़ लिया, अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसको लॉजिकली जो है अगर समझ लें तो आपको मजा भी आएगा और भूलोगे भी नहीं। किसी का भी बेस अगर लॉजिक पे होता है ना तो बंदा भूलता नहीं है। अब सुन लो, मेरी तरफ ऑब्जर्व करें, देखें मैंने आपको क्या दिया, पहले मैं इसको लिख देता हूं यहां पे 70% पे जो मेरी जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी। बल्कि मैं आपको एक और काम करता हूं क्योंकि आप दिमाग से बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको एक स्टेप और पीछे जाके और फिर समझाता हूं, 2 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बना लेता हूं कि अपनी तरफ से कि 70% के ऊपर कैपेसिटी के ऊपर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट थी 50,000, 80% जो हमारे पास दिया हुआ है दूसरा लेवल, उस पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अमाउंट दे दी। पहले बेटा आप मेरी तरफ देखो ना, अब तो ये अच्छा मुझे बताइए कि फिक्स कॉस्ट 80% पे कितनी होगी, 50,000 ही होगी। अब मैं आपको चाह रहा हूँ आपके व्यू जो है ना आपको नजर बड़ा बड़ा आना शुरू हो जाए, आपको इसके जो अंदर जो फिक्स और वेरिएबल का जो पोर्शन है ना वो बिल्कुल सामने नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा, अज्यूमिंग ये परसेंट की जगह पे आप इसको यूनिट समझ लें, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल वो 1,000 रुपए है। कितनी है एक यूनिट की कॉस्ट? 1,000 रुपए। तो ये 70 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 70,000। कितनी हो गई? 1,20,000। और अगर 80,000 80 यूनिट्स के ऊपर अगर एट द रेट ऑफ 1,000 हो तो कितनी होगी? 80,000। इसमें तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इसी को हम सेमी वेरिएबल कहते हैं ना, कि इस टोटल कॉस्ट के अंदर तो ये कितनी हो गई? 1,30। अब मैं अगर इसको डिवाइड बाय 70 करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 80 करूंगा तो ये अमाउंट नहीं आ रही होगी। लॉजिक समझ में आती है? क्योंकि इसमें ये अमाउंट तो फिक्स है, ये अमाउंट तो फिक्स है। अब अगर मैं आपको ये दोनों अमाउंट ना दूं अलग अलग, ये तो मैंने अलग अलग दे दी तो बात समझ में आ गई। और नॉर्मली क्या होगा, ये अलग अलग नहीं दी हुई होगी, अलग अलग नहीं दी हुई होगी। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं अभी तो है ना मेरे पास, अब मेरे पास अलग अलग नहीं है, 1 मिनट के लिए मैं, अच्छा इस फिगर को आपने जहन में रखें, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब ये फिगर तक वापस कैसे पहुंचे, फिर आपको इंशाल्लाह जो है बात लॉजिकली समझ में आ जाएगी। आप मुझे बताइए कि 80% कैपेसिटी पे या 80 की यूनिट्स के ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी है टोटल? 1,30। तवज्जो चाहिए मुझे। -70 कितनी कॉस्ट है? 120। यही है ना। इन दोनों कैपेसिटी के दरमियान जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो कितनी है? अब मुझे बताइए बिल्कुल तवज्जो के साथ, मेरा सवाल जो है ये किस कॉस्ट की वजह से भी है, ये वेरिएबल, फिक्स या दोनों की वजह से? वेरिएबल। हाउ मेनी ऑफ यू से दोनों की वजह से? एक आवाज आई थी दोनों की वजह से नहीं है बेटा। अभी देखो दोबारा देखो, अब मैं आपको दोबारा, मैंने इसीलिए जानबूझ के जो है ये बिजली डाउन कर दी थी, ठीक है ना, ताकि आपकी ये विजन में आए। क्या ये चेंज हो रही है? नहीं। अब मुझे बताया कि जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था क्या इसकी वजह से था, फिक्स की वजह से? नहीं। किसकी वजह से था? वेरिएबल। ये आपको बैक ऑफ में अगर मैं लगा के रखता तो फिर तो आप सामने मुझे देख के बता देते हैं कि आपके बैक ऑफ माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ये दोनों में जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्या फिक्स की वजह से हो रहा है? नहीं हो रहा। किसकी वजह से हो रहा है? तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों कैपेसिटी के दरमियान जो ओवरहेड इंक्रीज हुआ है वो टोटल की वजह से हुआ है या फिक्स की वेरिएबल की वजह से हुआ है? सिर्फ वेरिएबल की वजह से। विजन क्लियर हुआ आपका? सिर्फ वेरिएबल की वजह से। और दोनों के दरमियान यूनिट्स कितने इंक्रीज हुए? 10। तो इसका मतलब है कि ये
10,000 कितनी यूनिट की कॉस्ट है? 10 यूनिट्स की 10,000। और कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल या फिक्स? वेरिएबल। इसका मतलब है कि यहां से हमारा क्या निकल रहा है, वेरिएबल का रेट निकल रहा है। 10,000 यूनिट्स, 10 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? 10,000। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? यही थी हमारी 1000, यही थी 1000। तो दोनों कैपेसिटी के दरमियान जो चीज इंक्रीज होती है वो कौन सी होती है, वेरिएबल या टोटल या फिक्स? से वेरिएबल। और यूनिट से उसको डिवाइड करते हैं तो 10 यूनिट्स की कॉस्ट 10,000, तो 1 यूनिट की कॉस्ट तो क्या आ गया, ये रेट आ गया। ठीक है ना। अब मेरे पास ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो क्या मेरे पास दोनों अलग है? ये आंसर इज यस। अब कैसे आ सकती है, रेट आ गया ना मेरे पास 10,000 का, ये कितने यूनिट्स हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 70,000। टोटल कॉस्ट कितनी है, इसमें से इसको माइनस करें तो कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स यहां पे भी क्या होगी, यस। और 1000 मल्टीप्लाई बाय 80, 80,000। दोनों को मिलाएं तो ये आता है। अब बिल्कुल इसी बेसिस पे अगर हम अब इसको निकाल लें तो बात क्लियर हो जानी चाहिए। आइए आइए इस तरफ आइए, मुझे बताइए कि 70% के ऊपर और 80% के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी थी। 70% के ऊपर जो मेरे पास टोटल कॉस्ट जो थी वो 2,05,000, और इस पे टोटल कॉस्ट कितनी थी, 2,20,000। मेरे पास फिक्स और वेरिएबल का फर्क नहीं है। अब मुझे बताइए कि इन दोनों के दरमियान जो इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, सबको बात समझ में आती है ना, वेरिएबल की वजह से। तो अगर मैं वेरिएबल का रेट निकालना चाहूं तो 2,20,000 में से 2,05,000 माइनस कर दूं, माइनस व्हाट, 80 यूनिट्स माइनस 70 यूनिट्स, कितना आया डिफरेंस, 15,000। 1500। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15,000। 15,000 क्या चीज है, वेरिएबल ओवरहेड। फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, फॉर 10 यूनिट्स। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई, 1500। कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल की या फिक्स की, वेरिएबल की। हाँ बोले तो आगे बढ़ू, अभी हमने इसको निकाला था ना, दोनों कैपेसिटी के दरमियान जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा वो किस वजह से हो रहा होगा, वेरिएबल की वजह से। तो यहाँ पे भी जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएबल की वजह से। तो कितने का इंक्रीज आया, 15,000 यूनिट्स का। और कितने यूनिट का इंक्रीज रही है, 10। तो पर यूनिट का रेट कितना आया, 1500। तो वेरिएबल का रेट कितना आया, 1500 मल्टीप्लाई बाय 70। मैंने जानबूझ के अलग से फिगर इसलिए लिखी थी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एग्जांपल आपको ये प्रैक्टिकल थी। अब हम यस बताइए कितना आ रहा है, 1,05,000 टोटल अमाउंट दी हुई है। इसमें से इसको माइनस करें तो फिक्स कितना आ जाएगा, 1,00,000। 1,00,000 ठीक है। इसी तरीके से यहां पे कितना होगा ये फिक्स कॉस्ट, 1,00,000। 1500 मल्टीप्लाई बाय 80, 1,20,000। तो ये टैली होता है, वेरीफाई भी होता है कि वेरिएबल टोटल में से मैं वेरिएबल माइनस करूंगा तो फिक्स आना चाहिए ना, और सेम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब आ जाइए किस वाले के ऊपर, 2014 के लिए कितने परसेंट के ऊपर, 90% के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे हल्की सी तफरी रखी हुई है थोड़ी सी। फिक्स कितना होगा, वो तो लाख रुपए ही होगा, ठीक है ना, फिक्स तो होगा लाख रुपए ही। वेरिएबल कितना है, तो वेरिएबल के मैंने लिखा हुआ है कि इसका वेरिएबल का यूनिट का रेट बढ़ गया है, तो उसका इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा, वॉल्यूम
और रेट का भी आएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास अगर ये अमाउंट निकालनी हो तो क्या रेट है, 90 मल्टीप्लाई बाई 1500 का रेट तो था पुराना, ठीक है ना। 1500 का रेट तो पुराना था, अगर रेट इंक्रीज ना होता तो ये आ जाता सीधा सीधा। लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन नंबर 4 के अंदर, क्या रेट पर यूनिट ऑफ पावर इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 10%। हाँ, तो क्या करें, इंटू 1.1 कर दें, 110% हो जाएगा, हाँ या नहीं। 100% तो था नॉर्मल, उसके अंदर 10% ऐड करना हो, या तो उसको कर, या तो देसी तरीके से करें। सर ये तो बड़ी मुश्किल चीज हो गई, तो आप क्या करोगे, ये अमाउंट निकाल के उसके अंदर 10% कैलकुलेट करो और ऐड कर दें। दोनों तरीके से करके देखें, अमाउंट सेम आना चाहिए। कितना आ रहा है, 148,500, कितना हो गया 248,500, शायद किसी का आया था ये, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, हम यहाँ पे कोई गेम नहीं खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है ना। हम तो यहाँ पे बात को समझना चाह रहे हैं, अगर तुक्के में सही आ गया था अब समझ में आ जाए। क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं आपको अभी समझा रहा हूं और ये आप उम्मीद कर लूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सवाल ही पैदा नहीं होगा। दोबारा भी इंशाल्लाह जब आएगी जरूरत तो हम इसको दोबारा भी नहीं समझ में आएगा तो एक दफा और दोबारा देख लेंगे, लेकिन उसके बाद तो फिर थोड़ी सी डांट आपको पढ़ना जरूरी है ना, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बिल्कुल एक दफा पूरा आपने कर लिया, फिर मैंने पूरी तफसीर से जो है वो 2 एग्जांपल्स दे दी, और ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, हाई एंड लो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रही है कि नहीं, एक दफा दोबारा मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। 2 कैपेसिटी के दरमियान सेमी वेरिएबल में जो अमाउंट इंक्रीज होती है वो कौन सी होती है, वेरिएबल। दोनों कैपेसिटी के दरमियान जो यूनिट्स इंक्रीज हो गए उससे उसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल का रेट आ जाएगा। वेरिएबल के रेट से कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल में से माइनस कर दे तो फिक्स कॉस्ट। अब आप चाहे इस कैपेसिटी में निकालें या इस कैपेसिटी में निकालें, बात एक ही है। कुछ आया मजा, ठीक है ना। कुछ और बात रीइंफोर्स भी सेमी वेरिएबल की। तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर या सॉरी एस्टिमेशंस के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स, तो हमने पिछले डेटा को यूज करें क्या या नहीं किया। फिर हमने क्या देखा, चेंज इन वॉल्यूम। आप देखें सुनने में कितना आसान होता है। अच्छा पहले साल जो हम बात करेंगे कितने के ऊपर, 10,000 के ऊपर, इस साल कितने में काम करेंगे 15,000 के ऊपर। सुनने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन उसके इंपैक्ट समझ में आए क्या क्या हुआ। उसके इंपैक्ट क्या हुआ कि हमने देखा कि कितना वेरिएबल, कितना फिक्स, कितना सेमी वेरिएबल। तो इससे हमें और पीछे जाना पड़ा कि भाई हमें आइडेंटिफिकेशन तो सिखाओ पहले, फिर उसकी एप्लीकेशन की बात आएगी। फिर हमने उसमें देखा कि फिक्स का मतलब क्या हुआ, पिछले साल का और इस साल सेम। वेरिएबल का मतलब प्रोपोर्शनेट, और सेमी वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि इसमें से दोनों पोर्शन को अलग अलग करना पड़ेगा। फिक्स अमाउंट सेम रहेगा, वॉल्यूम का इंपैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, वेरिएबल के ऊपर। और अगर आप अलग अलग ना करते तो ये बात नहीं निकल सकती थी। इसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा तो कितनी आई पावर की कॉस्ट इस साल की, 248,500। तो ये मेरा हो गया टोटल, वापस आ जाओ सवाल की तरफ, टोटल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड। देखो मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं इसकी, टोटल एस्टिमेटेड पूरे साल का फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है ना। कितना आ रहा है
11333250. फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? एस्टिमेटेड ओवरहेड, ठीक है ना। तो हमने एस्टिमेटेड ओवरहेड निकालना इस सवाल से सीखा। 1 मिनट, एस्टिमेटेड ओवरहेड निकालना सीखा। ये एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट अभी भी मटेरियल और लेबर के ऊपर भी आएगा। एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है तो कम से कम आपका एक बहुत ही अच्छी बिगनिंग जो है वो आपकी हो जाती है कॉस्टिंग की। और सिर्फ अगर आप को सिर्फ इसी सवाल के लिए समझ लिया तो फिर मेरा 2 घंटा भी, फिर मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, नदीम पैसे दे देगा मुझे, ठीक है ना। लेकिन आपका जो है वो वक्त इतना कीमती, ठीक है ना, वो जाया हो जाएगा, ठीक है ना। जो डाउनलोड की हुई चीजें हैं वो इतनी देर में 2 घंटे में वो देख लेते हैं आप, ठीक है ना, तो वो तो जाया हो गई। तो ये जाया नहीं करना, ये जब भी अप्लाई करने की जरूरत हो, मैं अब जानबूझ के जो है ना वो अब कहीं भी किसी सवाल में भी जो है वो हाई एंड लो को डालूंगा शॉर्टली, ठीक है ना। तो आपको अटेंटिव होके उसको करना है। अच्छा, ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करें, अब आपको रेट निकालना है। किस बेसिस पे? 3 बेसिस पे। तीनों बेसिस एक साथ नहीं होगा। डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे भी निकालो कैसे होता है, फिर लेबर के बेसिस पे भी, और मशीन आवर। जहां मशीन आवर बेसिस लिखा है ना, वहां पे मशीन आवर बेसिस के आगे ब्रैकेट में लिख दो 1000 आवर्स, सॉरी 1,00,000 आवर्स, 100,000 आवर्स सबसे आखिरी में। सवाल के बिल्कुल एंड में मैंने घंटे नहीं लिखे हुए, वहां पे क्या लिख दोगे आप? एस्टिमेटेड मशीन आवर्स कितने हैं? 100,000 आवर्स, 1,00,000 घंटे, ठीक है ना। तो मुझे घंटे चाहिए होंगे ना, कितने होंगे। अब मुझे पहले, मैं वो अमाउंट तो रेट तो बाद में निकालूंगा, पहले मुझे क्या चाहिए कि मेरा 2014 के लिए मटेरियल कितना होगा। हाउ मच वाज माय मटेरियल इन 2013। अब आ जाइए बेटा मेरी बात, वो जो आपका सवाल था ना कि मटेरियल का, तो मटेरियल का फैक्ट्री ओवरहेड से कोई ताल्लुक नहीं था। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इररिलेवेंट डेटा दे देगा, और वो आपकी ईगो का मसला होगा कि यार मैं ना करूं उसको कुछ, तो ना करोगे तो ही आपकी ईगो सही अप्लाई होगी, और करके आ जाओगे तो एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल की फिगर क्यों चाहिए होगी? क्योंकि मुझे बेसिस कौन सा यूज करना है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस के लिए मुझे क्या चाहिए था? एस्टिमेटेड ओवरहेड। अच्छा, जो पीरियड ये है वही पीरियड का बेसिस भी होना चाहिए, दोनों सेम होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि 1 महीने का ओवरहेड और पूरे साल का बेसिस। यस, तो देयरफॉर एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर 2014। अब मुझे सब निकाल के दीजिए। 2013 का मटेरियल कितना था? 2 मिलियन, और 2 मिलियन मैं यहां कर देता हूं, 2 मिलियन जी। और इसका आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नंबर 2। मैं एक पॉइंट नहीं बता रहा, 2-3 दफा मैं बता चुका हूं, और हिंट ये देता हूं, जाग रहे हो या सो रहे हो, ठीक है। अब आप करो, अमाउंट मुझे निकाल के दो। हाउ मच विल बी योर डायरेक्ट मटेरियल फॉर 2014? बुलेट नंबर 2 को देखते हुए। सर, ये बेटा, सर ये जो आपने टोटल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट निकाली, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट ऐड नहीं होगी जो नीचे गिवन है पावर के नीचे? हाय हाय हाय, जबरदस्त, ठीक है। ये कभी कभी कुछ चीजें जो ना हम जल्दी में, बिल्कुल ठीक है। अब आप समझ लें, पावर और इलेक्ट्रिसिटी, जब ये दोनों डेटा दिया हुआ होता है ना, तो एग्जामिनर, देखें आपने अक्सर देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तनख्वाह 2 होती है, वेजेस
हम कहते हैं कि ये प्रोडक्शन के लिए, सैलरीज हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी डेटा इस तरीके से दिया हुआ होगा कि पावर का मतलब है कि ये वो बिजली का बिल जो फैक्ट्री पे है, और जहां लिखा होगा पावर भी लिखा हो और इलेक्ट्रिसिटी भी लिखा हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये ऑफिस के लिए। तो क्या ऑफिस के खर्चे यहाँ नहीं है? ये नहीं है। चले, ये अच्छा आपने पूछ लिया। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, ये कौन सा एक्सपेंस है? सेलिंग एक्सपेंस है। तो मेरी यहाँ पे आपको ड्रिल क्या करानी थी कि इररिलेवेंट डेटा दिया तो उसको यहाँ पे ऐड नहीं करना। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल इसलिए नहीं आया। सही जी। डायरेक्ट मटेरियल सबका 100% सही आना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल कितना कह रहे? 213,750 100 सब निकाले। आपको जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया था ना, यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने ये जो मैंने किया था यहाँ पे, ये 1.1 का मतलब क्या है? 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% आ जाएगा और 10% इंक्रीज हुआ। तो अब यहाँ पे 5% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करूं? 0.95। यस, या तो आप 5% निकालें, पहले 100% निकालें और उसका 5% निकाल के माइनस करते हैं। लेकिन अब कॉस्टिंग के लिए थोड़ा सा अगर हम इस बात को समझ लें तो ये बार बार, तो क्या होगा? अब कॉस्ट कितनी आ रही है? 0.95। एक दफा सिर्फ अपनी समझने के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए आप अगर इसका 5% निकालें तो 5% कितना है? 5% कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख, ठीक है ना? तो अगर आप इसमें से, ये 2 मिलियन है ना, तो आप इसमें से अगर आप 95% जो है, अच्छा इसको 5% कितना आ रहा है? 1 लाख, ठीक है ना? तो वो 1 लाख 2 मिलियन 900 नहीं 1,900,000 1,900,000। या आप मुझे कितना बता रहे हो? यस, कितना आएगा? यही आ रहा है 19 लाख। 19 लाख आपका 19 लाख आ रहा है। अब इसका मतलब यह है कि आप जाग नहीं रहे। सुन लें, यही तो बात समझनी है। मैंने आपको भी लेक्चर से पहले कहा था कि सारे वेरिएबल के ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा। कहा था मैंने आपको या नहीं? मैंने कहा कि सारे वेरिएबल के ऊपर एग्जामिनर आपको आके बताएगा नहीं कि अब मुझे बताइए कि मटेरियल वेरिएबल है या फिक्स है, तो इसके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो पिछले साल का वॉल्यूम कितना था? 80%। इस साल का वॉल्यूम कितना है? 90%। ये ओमिशन होना लाजमी होता है। तो ये मिस्टेक यहाँ पे करवाना चाह रहा था। एक दफा ये मिस्टेक कर लिया करो तो आपको एग्जामिनर आके देखें उसने क्या किया हुआ है। ये जनरल पैराग्राफ, ये पॉइंट बुलेट है, ये जनरल बुलेट है कि इस दफा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका? सिर्फ ओवरहेड के या सबका? सबका ना। यस, वॉल्यूम किसका? सबका। मटेरियल के ऊपर भी वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा, लेबर के ऊपर भी आएगा। तो इसमें से जो भी फैक्टर वेरिएबल के हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा। अब वो तो कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, और ये आपको पूरी, मतलब आप पूरी कॉस्टिंग में आप आगे जाते जाओगे अगर इन चीजों को जहन में रखोगे, आप यकीन माने, और जैसे जैसे आप उसको सही करना शुरू कर दोगे आपको कॉस्टिंग में मजा भी आना शुरू हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही
जबरदस्त हो जाएगी। यस, हाँ सही है। तो मैं ऐसा मैं चाह ही रहा था कि कोई इसका इम्पैक्ट लेके गलती करे, फिर आपके बाद मैं इसको समझाऊं। इसी तरीके से लेबर के बारे में कह रहे हैं। अब एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर, अगेन डायरेक्ट लेबर फिक्स या वेरिएबल? नॉर्मली वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन के बेसिस पे काम कर रही होती है। डायरेक्ट लेबर फिक्स भी हो सकती है, लेकिन हम कॉस्टिंग के अंदर हमेशा से, अनलेस अदरवाइज कुछ कहा गया हो, हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को वेरिएबल ही ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, कितना है? 1 मिलियन। अब यहां पे 3 चीजों का इंपैक्ट आ रहा है, बहुत आसान कैलकुलेशंस है। तो ये तीनों चीजों का इंपैक्ट कैसे कैसे लेना है उसको समझते हैं। पहले मैं ले लूं, ये बात समझ में आती है, वॉल्यूम का इंपैक्ट। फिर क्या कह रहा है वो? लेबर एफिशिएंसी इज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 10%। क्या मतलब? कॉस्ट बढ़ेगी या कम? लेबर एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर मैं कहूं, अच्छा कभी कभी तो कुछ स्टूडेंट जो है ना अंग्रेजी का साथ उठाते हैं, लेबर एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय 10%। आपने कहा सर उसने इंक्रीज तो लिखा हुआ है, आपको पढ़ने नहीं आता। लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगी? कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? सर लिखा हुआ है इंक्रीज, क्या हो गया यार? एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। सर आपको पता ही नहीं, आपको अंग्रेजी, आपने पढ़ी है अंग्रेजी? तो हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है। क्या अगर लेबर एफिशिएंसी अगर बढ़ रही होगी तो कॉस्ट कम हो रही होगी? कितना? 0.90। अब अगला आप चैप्टर पढ़ोगे, एग्जामिनर को ये बड़ा पसंद है, उसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व। ठीक है ना? तो माजी साहब आपको बताएंगे लर्निंग कर्व का कैलकुलेशन। एक दफा समझना है, उसमें भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं? अब देखिए मेरी बात सुन लें, सवाल को पढ़ने का तरीका भी समझे। अगर मैं ये जो इन्फ्लेशन अफेक्ट इज 7%, अगर मैं अलग से बुलेट पॉइंट पे देता तो इसका मतलब ये पूरे सवाल के ऊपर, ये मैं किस बुलेट पॉइंट पे दे रहा हूं? लेबर के। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का फैक्टर किसके ऊपर? समझ में आई बात? तो ये सिर्फ मैं, और लेबर का मतलब मेरे दिमाग में क्या है? डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट के ऊपर मैंने इसका इंपैक्ट नहीं लिया। यस, इनटू इन्फ्लेशन का फैक्टर 7%, क्या करूं? 1.07। तो जो कॉस्ट लगनी है उसके ऊपर 7% ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा। तो देखें, या तो आप क्या करोगे, ये अमाउंट निकाल के उसका 10% निकालो, माइनस कर दो, फिर 7% उसका निकालो, ऐड कर दो, अमाउंट वही आ जाएगी। जी कितना? 1733 अच्छा दोबारा आ जाइए। ये हम सारी एफर्ट्स जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? रेट निकालने के लिए। रेट निकालने के लिए कौन कौन सा डेटा चाहिए? एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बेसिस। तो 2014 का हमने एस्टिमेटेड ओवरहेड भी निकाल लिया और बेसिस की भी फिगर्स निकाल ली। अब मैं रेट निकाल लूंगा आसानी से। ठीक है ना? तो अब आइए हम असल रिक्वायरमेंट की तरफ आ रहे हैं। अभी तक तो हमने जख मारी है, क्या ख्याल है? और ये रेट हम क्यों निकालते हैं और रेट है क्या, ये मैं बार बार आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद समझा रहा होता हूं कि यार ये रेट है क्या। तो आपको पूरे कॉस्टिंग के अंदर बार बार जब रेट की बात आ रही हो तो आपको इसके पीछे पूरी कहानी पता होनी चाहिए कि ये रेट निकलता कैसे है। ठीक है? नाउ therefore factory overhead rates based on number 1 direct material cost basis। फॉर्मूला क्या होगा इसका? एस्टिमेटेड
ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, जो भी आगे पास जब भी डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ रुपीज हो तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास एस्टिमेटेड ओवरहेड जो है 1133250 डिवाइडेड बाय 2137500 मल्टीप्लाई बाय 100 53.02% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मुंशियों की तरह नहीं निकालना। मतलब क्या हुआ इसका कि हर 100 रुपए के मटेरियल के ऊपर 53 रुपीज आपका ओवरहेड लगेगा। अब जैसे जैसे जॉब कंप्लीट होता जाएगा ऐसे ऐसे आपका ओवरहेड अप्लाई होता जाएगा, ओवरहेड अप्लाई होता चले जाएगा। ठीक है ना? अब सारा पूरा का पूरा ओवरहेड तो एक ही जॉब के ऊपर नहीं लग जाएगा ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं? और क्योंकि हमने कहा था कि हमारे लिमिटेशन क्या होती है कि डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल मिल जाता है, लेबर एक्चुअल मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल तो हमें क्या करना होता है? काम चलाने के लिए जो है ओवरहेड हम क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। तो आपको ये अप्लाइड ओवरहेड करना हर सवाल में तकरीबन करना पड़ेगा। तो लेकिन रेट निकालने तो है। अब बार बार आप रेट तो अप्लाई कर दोगे, हाँ हाँ सर हमें पता है 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर कैसे निकालते हैं, तो आपने लेबर के बता दिया, आप समझे आपको चैंपियन हो गए। लेकिन रेट निकालते कैसे हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रेट किसी कंपनी निकाल दिया, कम निकाल दिया, एक्चुअली से वो एग्जाम्पल होना चाहिए था, आपने 60% गलती से निकाल दिया, क्या होगा? कंपनी जब कोटेशन दे रही होगी तो 60% का गलती से दे रही होगी, कॉस्ट एक्चुअली कितनी आ रही होगी? ज्यादा। अच्छा, ज्यादा दे दिया, 60% होना चाहिए 80% दे दिया, ओवर हो जाएगा। इसका क्या नुकसान होगा? जब आप ज्यादा कोटेशन दोगे तो क्या होगा? ऑर्डर मिल जाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट होना चाहिए। फिर आपको अगर बढ़ाना है अपनी मर्जी से फिर एक अलग बात है, लेकिन गलती की वजह से इसका मतलब है कि हमारा ओवरहेड रेट जो है वो गलत एज एक्यूरेट एज पॉसिबल होना चाहिए। इसलिए हम ये सारे फैक्टर्स को सीख रहे हैं। यस, जब ये सारे फैक्टर्स लोगे और भी प्रैक्टिकली जो उस कंडीशन के हिसाब से होगा उसको भी अप्लाई कर दोगे, तो क्या ओवरहेड रेट गलत होना चाहिए या बिल्कुल ही अनरेशनल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये हम सीख रहे हैं जी। नंबर 2, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर ये है। 1,133,250 डिवाइडेड बाय 17,334 मल्टीप्लाई बाय 100, 65.37% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। 3 मैंने आपसे कहा मशीन आवर बेसिस एस्टिमेटेड ओवरहेड अच्छा, इसका डिनोमिनेटर क्या है? आवर्स है। तो फिर ये परसेंटेज पे नहीं होगा, क्या होगा? रुपीस पर आवर। डायरेक्ट लेबर होगा पर आवर, मशीन आवर होगा पर आवर होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे होगा पर आवर, पर यूनिट के बेसिस पे। तो देयरफॉर 1,133,250 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इज इक्वल टू रुपीस 11.33 पर आवर। ये सवाल मैं आपको आधे घंटे के अंदर करवा सकता था, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसको आधे घंटे के अंदर नहीं किया, हमने इसको 1.5 घंटे के अंदर किया है। इसी वजह से कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेटा की, और आपको मैं
अभी बता रहा हूँ ना, जब मैं आखिरी क्लासेस में जा रहा हूँ तो मैं आपको ड्रीम कॉर्पोरेशन की एग्जांपल दूंगा। देखो हमने ड्रीम कॉर्पोरेशन में इस तरीके से एस्टिमेशन की थी। तो इसका मतलब है कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है आपकी एस्टिमेशंस की, अगर आपको एस्टिमेशन समझ में आ जाती है। अब एस्टिमेशन के अंदर क्या है, छोटे छोटे से फैक्टर, जैसे एफिशिएंसी का फैक्टर आपने देख लिया, इन्फ्लेशन का फैक्टर देख लिया, ठीक है ना, वेरिएबल और फिक्स का देख लिया। दूसरा आपने क्या देखा, ये हाई एंड लो को देख लिया, सेमी वेरिएबल को। तो ये सारी छोटी छोटी सी, ये छोटे छोटे से पैचेस मिलके ही बड़ी एस्टिमेशंस बनेगी। और 50% के करीब करीब डेटा जो है वो आपका वो एस्टिमेशंस का ही होगा। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 ले लें। ये तो हमने क्या निकाला, ये तो हमने रेट निकाल लिया। अब इसको अप्लाई करना भी तो सीखे। यस, ये रेट निकाल के क्या करना है, ठीक है ना, इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करें? फॉर एग्जाम्पल, requirement number 2, assuming during, इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लें इस सवाल के बैक साइड पे। assuming, इसी सवाल में रिक्वायरमेंट नंबर 2, assuming during first week of 2014 job number 313 and job number 314 was completed and relevant data is as follows. Job 313, job 314, direct material, direct labor and machine hours. या ना, अब हम क्या चाह रहे हैं, ये तीनों बेसिक। अब मैं यूज कौन सा करना चाह रहा हूं मैं, इतना रिक्वायर्ड है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 313 and 314 using above, that is requirement number 1 में जो बेसिस दिए हुए थे, बेसिस सेपरेटली। अब हमने क्या कहा कि जैसे ही जॉब कंप्लीट हो जाए तो आपके पास
कॉस्ट का मालूम होना जरूरी है। तो एक हफ्ते के बाद 2 जॉब कंप्लीट हो गए, तो उसमें से डायरेक्ट मटेरियल का डेटा अवेलेबल है इस जॉब के ऊपर, डायरेक्ट लेबर का है लेकिन ओवरहेड का डेटा अवेलेबल, क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। किस बेसिस पे, तीनों बेसिस पे अलग अलग। तो हम अज्यूमिंग जब हम निकालना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब, एट अ टाइम तीनों बेसिस नहीं अप्लाई करेंगे, एट अ टाइम एक बेस अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम पहले कौन सा बेस यूज करें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस। अभी मैंने आपको जो शुरू में वहां पे कोने पे बना के दिया था, सबसे पहले मटेरियल एक्चुअल, लेबर एक्चुअल, ओवरहेड अप्लाइड, वही काम कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी जॉब कंप्लीट हो गई, 2, 313 और 314। डायरेक्ट मटेरियल सिर्फ आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए, कौन सा है, एक्चुअल। कितना लगा, 21,000। अब आपको परेशानी होगी, सवाल में तो नहीं दिया, सवाल तो मेरे ही बना हुआ है ना, तो मैं आगे भी बना सकता हूँ, तो ये वो, ठीक है ना। तो एक हफ्ते में ये, अब मैं एक्चुअली वो तो सिखा दिया, लेकिन आपको इसकी एप्लीकेशन ना समझ में आए तो फायदा तो कुछ नहीं है रेट निकालने का। हमने निकाला क्यों था ये रेट, ताकि हम जॉब के ऊपर जैसे जैसे हो सके तो हम इसको अप्लाई कर सकें। यस, डायरेक्ट लेबर, ये भी क्या था, इसका एक्चुअल डेटा मिल जाता है। डायरेक्ट लेबर कितना है, 15,000, 17,500। ऐसे ही, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका टोटल करूं तो इसको मैं कुछ नाम दे सकता हूं। इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको मैं एक और का नाम दे देता हूं, प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। ये कभी ना कभी वर्ड यूज हो रहा होगा, प्राइम कॉस्ट। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। मैं नहीं करूं तो भी कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने अपनी आगे के लिए जो है फायदा किया। अब क्या करें, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है, तो निकाल के देंगे। और इस ओवरहेड को मैं क्या कहूंगा, एस्टिमेटेड या अप्लाइड, अप्लाइड। तो मैं यहां लिखूंगा अप्लाइड, अप्लाइड ओवरहेड। जॉब नंबर 313 पे कितना अप्लाइड होगा, व्हाट इज अप्लाइड ओवरहेड, कौन सा बेसिस यूज करना चाह रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो जॉब नंबर 313 के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है, 21,000, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि जितना मटेरियल यूज हुआ है उसी रेशियो से ओवरहेड होना चाहिए। तो कितने परसेंट होना चाहिए, जो भी हमने निकाला था, कितने परसेंट होना चाहिए, 53%। यही कहा था ना, जितना मटेरियल यूज होगा अगर 100 रुपए का, तो इसके ऊपर 53% क्या यूज होना चाहिए, ओवरहेड। तो ओवरहेड कितना होना चाहिए, इंटू 53.02%, ये हमारा ओवरहेड होना चाहिए। इससे क्या हो गया, हमने अपनी कॉस्ट निकाल ली, आगे बढ़े और अपनी कॉस्टिंग। तो अगर मैं ये नहीं करता तो मैं आगे अपनी कॉस्टिंग कर ही नहीं सकता था, है ना। तो ये ओवरहेड रेट निकालने का एडवांटेज समझ में आया ना, कि मेरे जैसे ये जॉब कंप्लीट हुई, दोनों कॉस्ट, दोनों जॉब की कॉस्ट और ये जो मैंने निकाला है वो सही होगा या नहीं, बिल्कुल 100% सेम नहीं होगा एक्चुअल से, लेकिन करीब तरीन जरूर होगा जी। और क्या सिर्फ मैं डायरेक्ट मटेरियल यूज कर सकता हूं, नहीं, इंडस्ट्री के बेसिस पे बेसिस होंगे। तो मैंने इसलिए तीनों ऑल्टरनेटिव से सीखा जी। कितना आ रहा है, 1134। और इसके ऊपर जो आ रहा है वो, इसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, 23,000, इसके ऊपर 53.02%, 12,194। इसको सबको टोटल करूंगा तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 313 और 314
ये कॉस्ट आ गई। कौन सा बेसिस यूज करके? डायरेक्ट मटेरियल। तो क्या आप डायरेक्ट लेबर बेसिस पे निकाल सकते हो टोटल कॉस्ट? करो, क्या करें? 303, 314। अब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड अप्लाइड। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो इसकी एप्लीकेशन समझ में आई कि हमने ये निकाला क्यों जाता, ये इतनी जो एफर्ट्स कर रहे थे वो इसलिए तो कर रहे थे कि इसकी कॉस्ट निकाल सके हम। यस। नंबर 2 बेसिस, ये नंबर 1 बेसिस पे निकाला हमने। नंबर 2 बेसिस, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब यूजिंग कौन सा बेसिस? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस। जॉब नंबर 313 और 314। पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिख दे, वरना मैं क्या कहां से शुरू कर दूं? प्राइम कॉस्ट, क्योंकि प्राइम कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही, 36,000 और 40,500, ये मैंने यहां से उठा लिया। अब क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करना है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कौन सा बेसिस? डायरेक्ट लेबर। जॉब नंबर 313, डायरेक्ट लेबर कितना यूज हुआ है जॉब नंबर 313 पे? 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय किस रेट से? 65.37। इसका मतलब है कि जहां पे 100 रुपए का लेबर लगा होगा उसके ऊपर 65 पॉइंट इतने ओवरहेड होंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है ना? तो ओवरहेड हमारा हो गया 98306। तो क्या ये अमाउंट हमेशा से सेम होगी क्या? नहीं, डेफिनेटली जब बेसिस चेंज होगा तो ओवरहेड भी। इसीलिए तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसी इंडस्ट्री हो ऐसा ही आपका रेट भी होना चाहिए। अगर मटेरियल के बेसिस पे है तो आपके ओवरहेड अकॉर्डिंगली इन रेशियो ऑफ मटेरियल लग रहे होंगे, लेबर के बेसिस पे होंगे तो लेबर के बेसिस पे लग रहे होंगे जी। और इसके ऊपर कितना लगा है लेबर? 17,500 मल्टीप्लाई बाय 65.37%, 114 51,940। अब कम से कम कसम खाने के लिए तीसरे बेसिस पे खुद निकाल लो। कैसे निकालोगे? ये सेम होगा मशीन आवर के बेसिस पे। मशीन आवर कितने यूज किए हैं? 950 मल्टीप्लाई बाय 11 रुपए 33 पैसे, फिर 1,000 मल्टीप्लाई बाय 11, इनको टोटल करोगे ये आ जाएगा। तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी कि एस्टिमेटेड ओवरहेड निकालते कैसे हैं, तो आज उसकी एप्लीकेशन आ गई। पहले उसका पूरा प्रोसेस आ गया, और 3 बेसिस पे। अब 2 बेसिस है, दोनों बेसिस के ऊपर भी आ सकता है, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे भी और फिजिकल आउटपुट के बेसिस पे। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि कम से कम जो 3 सवाल करेंगे हम, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन अच्छी थी, ठीक है ना,
तो मैं स्लो हो गया, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करोगे और गलती करो। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे और गलतियां भी नहीं मुझे बता रहे, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा ना कि सही बताओ, सिर्फ पार्टिसिपेशन। तो आपने पार्टिसिपेशन दिया तो हमने इसको और डिटेल में समझ लिया, ठीक है ना। अब पार्टिसिपेट करते रहो, फिर आप देखें कि हमें कोई भागने की जरूरत तो नहीं, समझने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है। आप 6 सवाल करो, एक भी सवाल आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर होगा, और आप 6 की जगह पे 2 सवाल कर लो डिटेल में और उसकी पार्टिसिपेशन के साथ हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं फिलहाल जो है आपको कोई काम नहीं दे रहा, ठीक है ना। अगली क्लास में हम करेंगे एक आध सवाल और फिर मैं आपको घर के लिए कोई काम दे दूंगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में सिर्फ करना क्या है, जो आज का लेक्चर है ना, अगर वो दोबारा अच्छे तरीके से रिकॉल हो जाए तो फिर मुझे आगे बुनियाद बनाने में आसानी होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, आखिरी 1 मिनट लूंगा। हमारा ऑब्जेक्टिव पता है क्या, जो रेट है ना, ये वाला, ये जो रेट है जो हम निकाल रहे हैं, ये जो रेट्स हमने निकाले वो बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। तो हम अगली 1 आध 2 क्लासेस में उसकी एक्यूरेसी सीख रहे होंगे, इसको हाउ एक्यूरेट, ठीक है ना, हम उसको बना सकते हैं। तो इसके अंदर और क्या क्या सीखेंगे जिससे हम अपने इस रेट को मजीद एक्यूरेट बना सकते हैं। तो अगली क्लास में जो मैं आपको चीज समझाऊंगा वो इतनी गजब की चीज है जिसकी हद नहीं, बहुत ही गजब की चीज है। उसके अंदर आप देखोगे कि कैसे एक्यूरेसी और आ रही है, और फिर वो हमारे अगले क्लास के लिए बेस बन रहा होगा। हमारे एग्जाम के जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले कई अटेम्प्ट्स हैं, 2013 हमारी नई स्कीम का ईयर था, उसके बाद से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ओवरहेड के ऊपर इंतहाई आसान आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मैं 3rd क्लास में इंशाल्लाह आपको उस क्लास में जा रहा हूँ, ठीक है ना, उस सवाल की तरफ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ओवरऑल कॉस्टिंग में जो ओवरहेड की एप्लीकेशन है उसको समझा रहा हूँ। तो ये इसको अक्सर ऐसा जो सवाल होंगे ना, उसको मैं कहता हूँ अम्ब्रेला क्वेश्चन। अम्ब्रेला क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट पूरी कॉस्टिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो हम पहले अम्ब्रेला क्वेश्चन सीखें, फिर इसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन जो है। ओके जी, थैंक यू।